हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मॉक टेस्ट को। ये हमारे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज़ रहेंगे। 10 मार्क्स की इकोनॉमिक्स होती है, सो देयर विल बी अ टोटल ऑफ 10 एमसीक्यूज़। ठीक है, आज के सेशन में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही है। ठीक है, कोशिश करना कि आपके आउट ऑफ 10 जो हैं वो 7+ ही आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो आपने मेरे को एट द एंड ऑफ द क्लास ज़रूर अपने मार्क्स शेयर करने हैं कि आपने कितना स्कोर किया, राइट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड पे स्टेटमेंट्स हैं और उनके एक्सेप्शंस पे स्टेटमेंट्स हैं। तो एक बार पहले लॉ ऑफ डिमांड को समझ लेते हैं क्विकली। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स। मतलब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी और प्राइस के गिरने पे डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। नॉर्मली डिमांड कर्व कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में ये लॉ फेल हो जाता है, जैसे कि गिवन गुड्स। ठीक है, चलो अब ज़रा स्टेटमेंट देखते हैं। For a given good, the negative income effect is stronger than the substitution effect, which leads to an upward sloping demand curve. देखो, गिफन गुड क्या होता है? गिफन गुड एक इन्फीरियर गुड होता है जिसमें प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोप करती है। जैसे कि मान लो एक गरीब फैमिली रोटी और सब्ज़ी कंज्यूम करती है। जब रोटी की प्राइस बढ़ जाती है तो फैमिली सब्ज़ी कम खरीदती है क्योंकि इनकम की परचेजिंग पावर गिर गई, और ज़्यादा रोटी खरीदती है क्योंकि वो सबसे सस्ता फूड है ना। उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड जो है वो बढ़ रही है। अब ज़रा आप समझो सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट को। प्राइस बढ़ने पर देखो दो इफ़ेक्ट आते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट, एक होता है इनकम इफ़ेक्ट। सब्सटीट्यूशन में क्या होता है कि कंज्यूमर एक्सपेंसिव गुड को छोड़कर सब्सटीट्यूट की तरफ जाता है, ये डिमांड को कम करता है। और इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है कि प्राइस बढ़ने से रियल इनकम गिर जाती है। इन्फीरियर गुड के केस में रियल इनकम गिरने पर उस गुड की डिमांड बढ़ सकती है। गिवन गुड में क्या होता है कि इनकम इफ़ेक्ट इज़ मोर देन सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट, और इनकम इफ़ेक्ट नेगेटिव और बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसीलिए फाइनल रिजल्ट हमारा क्या रहता है कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड हमारी बढ़ जाती है और डिमांड कर्व हमारी अपवर्ड स्लोप करती है। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट हमारी पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इन द केस ऑफ एन इन्फीरियर गुड विच इज़ नॉट अ गिवन गुड, द इनकम इफ़ेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट work in opposite directions but the substitution effect is stronger। ज़रा समझो, देखो इन्फीरियर गुड के लिए इनकम इफ़ेक्ट शुड बी इक्वल टू पॉजिटिव डिमांड डायरेक्शन, है ना। मतलब प्राइस बढ़ने पर रियल इनकम गिरती है और इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ सकती है। और सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट के केस में क्या होता है, इट मीन्स डिमांड को वो कम कर रहा है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट शुड बी मोर देन इनकम इफ़ेक्ट, विच विल रिजल्ट इन कि प्राइस बढ़ने पर ओवरऑल डिमांड फिर भी गिर रही है और डिमांड कर्व जो है वो नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोप ही रहता है। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, एक बार क्विकली आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स का क्या असर रहता है। देखो, नॉर्मल गुड का सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट नेगेटिव होता है, इन्फीरियर गुड का भी नेगेटिव होता है और गिवन गुड का भी नेगेटिव होता है। ठीक है, अब नॉर्मल गुड का इनकम इफ़ेक्ट जो है वो रहता है नेगेटिव, इन्फीरियर गुड का इनकम इफ़ेक्ट रहता है पॉजिटिव और गिवन गुड का इनकम इफ़ेक्ट रहता है पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया। और डिमांड कर्व की अगर बात करें तो ये नॉर्मल और इन्फीरियर गुड के केस में आपकी डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड ही रहती है। बस गिवन गुड के केस में आपकी डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ऑल राइट, आपने याद रखना है कि इन्फीरियर गुड इज़ नॉट इक्वल टू गिवन गुड। every given good is an inferior good, but every inferior good is not a given good। ठीक है, याद रखना, गिवन गुड तब बनता है जब इनकम इफ़ेक्ट सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है। ऑल राइट, यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर पे बेस्ड हमें ये स्टेटमेंट्स दी हुई है।
Under perfect competition, a firm maximize profit in the long run where price equals marginal cost and it earns only normal profit. देखो, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हमें पता है कुछ चीज़ें कि लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है और परफेक्ट नॉलेज होती है बायर को भी और सेलर को भी। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन में क्या होता है कि हर फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है जब हमारा प्राइस इज़ इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। सो परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा प्राइस है वो क्या होता है, वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू। इस वजह से हमारा एमआर और एमसी जो है एज अ रिज़ल्ट वो इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए फिर ये सिचुएशन बन जाएगी कि प्राइस इज़ इक्वल्स टू एम आर इज़ इक्वल्स टू एम सी। ठीक है। अब लॉन्ग रन में क्या होता है, अगर फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं तो न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिर जाएगा और प्रॉफिट कम होते होते सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही बचेगा, है ना। और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हमारी प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ये सब बराबर होता है और इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो रहता है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट रहता है। ठीक है। सो हमारी पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ओके। नाउ सेकंड स्टेटमेंट हमें बोल रहे हैं, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म सेल्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एंड देयर आर हाई बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। देखो, अब आप ध्यान से देखोगे तो इस स्टेटमेंट में आपको दो मिस्टेक्स दिखेंगी। सबसे पहला यहाँ पर इन्होंने क्या बोला गलत, सबसे पहला इन्होंने बोला होमोजीनियस प्रोडक्ट, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होमोजीनियस नहीं होते हैं प्रोडक्ट्स, वो कैसे होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जैसे सोप्स, रेस्टोरेंट्स, क्लोथिंग ब्रांड्स, है ना, हर सेलर अपने प्रोडक्ट को थोड़ा यूनिक दिखाता है। और दूसरी मिस्टेक हमें जो यहाँ पर दिख रही है वो क्या है, हाई बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एंट्री और एग्जिट रिलेटिवली फ्री होते हैं, हाई बैरियर्स टू एंट्री तो मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इस वजह से ये जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो गई है। ठीक है। सो वी हैव ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट एज करेक्ट, सो वी विल बी हैविंग ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है। तो देखो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और फिर नेशनल इनकम। अगर ये फ्लो आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चंस को सेकंड में सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है। अब देखो, पहली स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA बट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। अब ज़रा इस स्टेटमेंट को हम दो पार्ट्स में चेक करते हैं। ठीक है। पार्ट 1 इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इट इंक्लूड्स NFIA, है ना, इट इज़ रॉन्ग। देखो, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये तो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करता है। अब NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जीडीपी में ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि NFIA को ऐड करने से जीडीपी आपका क्या बन जाएगा, जीएनपी बन जाएगा। इसलिए जीडीपी एमपी में NFIA इंक्लूड नहीं होता। इस वजह से ये आधी स्टेटमेंट जो है ये हमारी रॉन्ग हो गई। अब बाकी की बची हुई में क्या बोल रहे हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बारे में क्या बोल रहे थे कि इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। नाउ दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। जीडीपी में जी का मतलब होता है ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड एंड नेट मीन्स डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड। ठीक है। सो जीडीपी एमपी डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है, एज अ रिजल्ट ये दूसरा वाला पार्ट भी गलत हो गया। सो व्हाट इज द कंक्लूजन कि पहली स्टेटमेंट ही हमारी इनकरेक्ट है, राइट। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट हमें बोल रही है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम and can be calculated by deducting net indirect taxes from NNP at market price. So ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड फार्मूला है। सबसे पहले देखो, NNP एट मार्केट प्राइस से NIT हटाओ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास। फार्मूलाज को ज़रा हम देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बोले फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। देखो, NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स NNP MP माइनस NIT, यही फार्मूला है, जहाँ पे NIT का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, है ना। अब सेकंड पार्ट में देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं कि अनएनपीएड फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम भी कहा जाता है। बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो वी हैव ओनली ऑप्शन बी एज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। सो ये क्वेश्चन सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स पर बेस्ड है। सो देखो, आरबीआई इकोनॉमी में क्रेडिट की क्वांटिटी और डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करता है। पहला होता है जर्नल मेजर, दूसरा होता है सिलेक्टिव मेजर। जर्नल मेजर को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर और सिलेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, ठीक है। चलो अब ज़रा स्टेटमेंट्स को हम लोग डिकोड करते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बैंक रेट, रेपो रेट कंट्रोल्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द एंटायर इकोनॉमी विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द सेक्टर्स। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इनका काम क्या होता है, ये पूरी इकोनॉमी में अवेलेबल क्रेडिट को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, रेपो रेट इंक्रीज होते ही क्या होता है कि बैंक्स के लिए आरबीआई से बोरोइंग जो है वो महंगी हो जाती है, बैंक्स लोन जो है वो कम देते हैं और टोटल क्रेडिट सप्लाई जो हमारी कम हो जाती है। और जैसे ही रेपो रेट आपका डिक्रीज़ होता है तो बोरोइंग सस्ती हो जाती है, बैंक्स ज़्यादा लोन देते हैं और टोटल क्रेडिट सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव मेजर्स जो हैं वो एंटायर इकोनॉमी को अफेक्ट भी करते हैं और किसी पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट नहीं करते। जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में अलग अलग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें जर्नल क्रेडिट कंट्रोल मेजर भी कहते हैं, ठीक है। सो पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। सेकंड में बोल रहे हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट एंड कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस आर यूज्ड टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्पेसिफिक प्रायोरिटी सेक्टर्स। देखो, अब हम समझेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस, क्रेडिट रेशनिंग, डायरेक्ट एक्शंस, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये क्रेडिट की टोटल क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं करते, ये डिसाइड करते हैं कि क्रेडिट किस सेक्टर को मिलेगा और किस सेक्टर को कम मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है ये क्या करता है कि अगर आरबीआई स्पेक्यूलेशन को रोकना चाहती है तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी, उससे क्या होगा कि लोन लेना मुश्किल हो जाएगा और स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखो, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस के द्वारा क्या होता है, आरबीआई कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के लिए लोन कंडीशंस को स्ट्रिक्ट या इजी बना सकता है। इससे क्या होता है कि स्पेसिफिक सेक्टर में क्रेडिट फ्लो जो है वो कंट्रोल रहता है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर हो गया या एमएसएमई हो गया, एजुकेशन, इन जैसे सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स यूज़ किए जा सकते हैं। इसलिए क्वालिटेटिव मेजर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्रेडिट की डायरेक्शन को कंट्रोल करना और स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करना। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये हमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। ओके, पहली स्टेटमेंट बोल रही है, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बायज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इट इंक्रीजेज द लिक्विडिटी एंड लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदता है, बैंक्स को पैसा मिलता है, बैंक्स के पास कैश रिजर्व बढ़ता है और लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर बोल रहे हैं, एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो लीव्स मोर कैश विद द कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट, देयर बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। सीआरआर, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, इसके बढ़ने पर बैंक्स को आरबीआई के पास ज़्यादा कैश रखना पड़ता है, बैंक्स के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है और क्रेडिट क्रिएशन और मनी सप्लाई दोनों कम हो जाते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत बोल रही है। सो सिर्फ हमारी पहली स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ सिक्स्थ में बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिस्कल पॉलिसी एंड बजट।
Capital expenditure refers to the government expenditure that either creates asset or reduce liabilities such as construction of highways or repayment of loans. देखो, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये या तो एसेट्स क्रिएट करते हैं या लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करते हैं. जैसे हाईवे कंस्ट्रक्शन से क्या हो रहा है, हाईवे कंस्ट्रक्शन से आपकी एसेट क्रिएट हो रही है, स्कूल्स बना रहे हो, डैम, रेलवेज, ये सब की क्या हो रहा है, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है. और रिपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन, इससे क्या हो रहा है, आपकी लाइबिलिटीज़ रिड्यूस हो रही है. सो दिस इज़ ट्रू. फिर फिजिकल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग बोरोइंग्स एंड इट रिफ्लेक्ट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. सी, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू. सो बोरोइंग को रिसिप्ट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता. फिजिकल डेफिसिट खुद गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट को बताता है. ठीक है. सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत बोल रही है. फिजिकल डेफिसिट निकालते वक्त बोरोइंग्स को रिसिप्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है. ठीक है. सो वी हैव ओनली ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Consider the following statement regarding production and cost analysis. In the short run, when marginal product is greater than the average product must be rising. So ये production theory का golden rule है. Relationship कैसे होती है कि अगर आपका MP is more than AP है तो आपका AP will be rising. अगर आपका MP less than AP है तब आपका AP will fall. और जब आपका MP इक्वल्स टू AP है तब AP विल बी मैक्सिमम, है ना. सो जैसे मान लो अगर AP भी 20 है और MP 30 है तो नेक्स्ट यूनिट एवरेज के ऊपर खींच लेगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. फिर बोल रहे हैं द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट. सी, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, आउटपुट बढ़ने पर ये बढ़ जाती है और आउटपुट जीरो हो तो TVC भी जीरो हो जाता है. इसलिए TVC कर्व अपवर्ड राइजिंग होती है. हॉरिजॉन्टल लाइन तो TFC की होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की. सो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है. ठीक है. सो ऑप्शन ए ही सही आंसर है. याद रखना है आपके ने कि TFC जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, TVC जो होती है अपवर्ड राइजिंग होती है और TC भी अपवर्ड ही राइजिंग होती है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन एंड इट्स मेजर्स. सो ये इन्फ्लेशन एंड इट्स मेजर यानी CPI एंड WPI पर बेस्ड है. इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के दो मेन इंडेक्सेस होते हैं, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI. ठीक है, याद रखना. पहली स्टेटमेंट बोल रही है CPI measures the average change over time in the prices paid by urban and rural consumers for a market basket of consumer goods and services. सो CPI क्या मेजर करता है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से प्राइजेस को. मतलब आम आदमी जो गुड्स और सर्विसेज खरीदता है उनकी प्राइजेस में कितना चेंज आ रहा है, जैसे कि फूड आइटम्स है, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, एजुकेशन वगैरह वगैरह. सो CPI में रूरल कंज्यूमर्स भी कवर होते हैं, अर्बन कंज्यूमर्स भी कवर होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं. इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है. ठीक है. फिर बोल रहे हैं WPI इन इंडिया कैप्चर्स द प्राइस चेंजेस एट द होलसेल लेवल एंड प्लेसेस मैक्सिमम वेटेज ऑन द सर्विस सेक्टर. सो स्टेटमेंट का पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि WPI जो है होलसेल लेवल प्राइजेस को मेजर करता है ना. अब देखो, पर दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम वेटेज ऑन सर्विस सेक्टर, ये इस पे दे रहा है. तो पहला पार्ट तो सही बोल रहा है पर दूसरा पार्ट आपका गलत हो गया. होता क्या है, WPI में सर्विस सेक्टर इंक्लूड ही नहीं होता. WPI मेनली कवर करता है प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को. सो सर्विसेज का वेटेज जो है वो ज़ीरो रहता है. मैक्सिमम वेटेज जो है ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को मिलता है. इस वजह से स्टेटमेंट 2 का जो सेकंड पार्ट गलत हो गया, इसकी वजह से पूरा स्टेटमेंट ही हम लोग इसे रिजेक्ट कर देंगे. सो सिर्फ पहला ही पार्ट हमारा सही रहा. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इलास्टिसिटी क्या बताती है, प्राइजेस या किसी और फैक्टर्स में चेंज होने पर डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है. ओके. सो पहली स्टेटमेंट बोल रही है, इफ द डिमांड फॉर गुड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, अ चेंज इन प्राइस विल हैव एब्सोल्यूटली
no effect on the quantity demanded and the demand curve will be vertical. So देखो perfectly inelastic demand का मतलब क्या होता है कि जो आपका ED है it will be equals to 0. डिमांड बिल्कुल प्राइस चेंजेस पर रिएक्ट नहीं करती है. जैसे मान लो किसी गुड की क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमेशा 100 यूनिट है, चाहे प्राइस 10 हो, 20 हो, 50 हो, बट डिमांड जो है वो 100 ही रह रही है. प्राइस कितनी भी बदल जाए या कम हो जाए, डिमांड जो है वो सेम रह रही है ना. तो ये उस केस के अंडर आ रहा है. सो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व जो है वर्टिकल लाइन होती है, क्वांटिटी फिक्स रहती है, इसलिए प्राइस चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता, डिमांड कर्व वर्टिकल ही रहता है. ठीक है. सो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है. फिर बोल रहे हैं व्हेन टू गुड्स आर परफेक्टली सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन देम इज इक्वल टू 0. तो देखो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है एक गुड की डिमांड दूसरे गुड की प्राइस चेंज होने पर कितनी बढ़ती है ना. अब सब्सटीट्यूट गुड जैसे टी एंड कॉफ़ी, पेप्सी एंड कोको कोला. सो अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़े तो लोग टी खरीदना शुरू कर देंगे, टी की डिमांड बढ़ जाएगी, इसीलिए क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो पॉजिटिव रहती है. फिर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स के केस में क्या होता है कि इसमें कंज्यूमर इजीली स्विच कर सकता है, जैसे 2 आइडेंटिकल ब्रांड्स ऑफ बॉटल्ड वाटर. सो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी जो हाईली पॉजिटिव होगी, 0 नहीं. 0 क्रॉस इलास्टिसिटी तब होती है जब गुड्स अनरिलेटेड हो, जैसे पेन और मिल्क, है ना, कार एंड टूथपेस्ट. सो इस वजह से हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई. ठीक है. सो सिर्फ पहली स्टेटमेंट हमारी सही है. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड. ठीक है. सो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, डिवैल्यूएशन, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन है. Devaluation of our domestic currency makes a country's export cheaper for foreigners and imports more expensive for domestic consumers. Ceteris paribus. देखो सबसे पहले डिवैल्यूएशन को समझते हैं. डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इंटेंशनली अपनी करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में कम कर देती है. जैसे मान लो पहले एक $US जो है 80 रुपये के बराबर था, डिवैल्यूएशन के बाद वही एक $US जो है अब 100 रुपये के बराबर हो गया. उससे क्या हुआ, हमारा जो रुपया है वो वीक हो गया. अब एक्सपोर्ट्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. मान लो इंडिया का एक प्रोडक्ट जो है वो 1000 रुपये का है, डिवैल्यूएशन से पहले वो डॉलर के कंपैरिजन, डॉलर में अगर हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना होएगा. देखो अगर 1000 का है तो 1000 को हम डिवाइड करेंगे 80 से तो कितना आ गया, ये आ गया लगभग आपका 12.5, है ना. ये है बिफोर डिवैल्यूएशन. डिवैल्यूएशन के बाद अब आप 1000 रुपये का सामान बेच रहे हो, पर अब रुपए की कीमत क्या हो गई है, 100. $1 की कीमत होगी 100. अब ये कितने का हो गया, ये हो गया $10. सो फॉरेन बायर्स को वही प्रोडक्ट अब सस्ता लग रहा है. सो एक्सपोर्ट विल बिकम चीपर फॉर फॉरेनर्स. ठीक है. ये तो था एक्सपोर्ट पे असर. अब इंपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. मान लो एक इंपोर्टेड आइटम की प्राइस है $10. सो डिवैल्यूएशन से पहले $10 का था ना, वो डिवैल्यूएशन से पहले वो 10 × 80 कितने का हो गया, ये हो गया, ये रुपीज़ में हो गया 800 रुपये का हो गया. और डिवैल्यूएशन के बाद वही जो है हमारा रुपया जो था वो 100 रुपये का हो गया था. तो ये अब कितने का हो गया, 1000 का हो गया. सो इंडियन कंज्यूमर्स को इम्पोर्टेड गुड्स अब महंगे लग रहे हैं. सो इम्पोर्ट्स विल बिकम मोर एक्सपेंसिव. सो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही बात बोल रही है. अब सेकंड स्टेटमेंट हमें बोल रहा है अ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड अकर्स व्हेन द country's total invisible exports exceeds its total invisible imports during a financial year. सो यहाँ एग्जामिनर ने बैलेंस ऑफ ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड को मिक्स करके कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, बट आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझना है. बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, विजिबल एक्सपोर्ट्स माइनस विजिबल इंपोर्ट्स. विजिबल मतलब गुड्स जैसे मशीन, व्हीट, कार, टेक्सटाइल वगैरह. विजिबल डेफिसिट कब होता है, जब विजिबल इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं विजिबल एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में, तब ट्रेड डेफिसिट कंसीडर किया जाता है. अब इनविजिबल ट्रेड क्या होता है. इनविजिबल ट्रेड जैसे कि बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट नहीं होते हैं. सो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं. सो स्टेटमेंट में हमारी एरर है. स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रेड डेफिसिट इनविजिबल एक्सपोर्ट्स और इनविजिबल इंपोर्ट्स के बेसिस पे डिटर्मिन होता है. सो ये गलत है. ट्रेड डेफिसिट सिर्फ विजिबल गुड्स ट्रेड से रिलेटेड होता है. इस वजह से ये दूसरी स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट हो गई. ठीक है. सो हमारा सिर्फ पहला वाला ही सही है. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ओके.
चलिए, सो दैट इज़ इट। अब मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।